नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 269वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज हम जिन महानुभावों से मिलेंगे, हम सभी के मध्य में आ चुके हैं, तो मैं परिचय कराना चाहूंगा। हम सभी के जो मुख्य रूप में आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के साथ में आदरणीय सुनील सिंह जी हैं, लोकसभा सांसद है चतरा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुख्य हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में माननीय कश्मीरी लाल जी, जिनका हम विस्तृत परिचय आगे कराएंगे। प्रचारक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय संगठक एवं स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्रीय संगठक है स्वदेशी जागरण मंच में। तो विस्तृत परिचय माननीय कश्मीरी लाल जी का आएगा। हम सभी के साथ में आदरणीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी भी हैं, कुलपति हैं आप डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में। हम सभी के साथ में डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी भी हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के डायरेक्टर हैं। तो हम सब सर्वप्रथम आज का जो विषय है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 106वीं जयंती है। और जिस प्रकार से एकात्म मानववाद और अंत्योदय की प्रेरणा से प्रेरणेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो हम सभी के साथ में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी को कि आज के व्याख्यान को प्रारंभ करें। सुनील जी, आप शुरू करें। मुझे लग रहा है कोई नहीं। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि 15 मिनट में आप अपनी बातें रखें। नीलिमा गुप्ता जी। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील सिंह जी, जो लोकसभा सांसद हैं चतरा झारखंड भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे मध्य हैं। आज के मुख्य वक्ता माननीय कश्मीरी लाल जी, जो प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय संगठन स्वदेशी जागरण मंच। हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश दुबे जी हैं, जो निदेशक हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय से, और मनीष सिन्हा जी, जो फाउंडर हैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत से। और मैं देखती हूँ कि आप बहुत प्रयास लेते हैं कि जो भी ज्वलंत जितने भी इश्यूज होते हैं उनको आप समय समय पे आप कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव है, तो जितने भी श्रोतागण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय है वो क्योंकि उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 106वीं जयंती के शुभ अवसर पर ये स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म तिथि है। आज इस उनकी जन्म तिथि के अवसर पर मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज एक ये बहुत ही आवश्यक एक विषय है कि हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि वो एक ऐसी उनका व्यक्तित्व था जो वो इतनी कम आयु में भी वो हमारे ऊपर एक ऐसी छाप छोड़कर गए हैं कि हम वर्ष प्रति वर्ष उनको आज ही के दिन नहीं बल्कि हमेशा उनको याद करते हैं। उनका जन्म 1916 में एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था, जिसका नाम हम लोगों ने अब दीनदयाल धाम करके रखा हुआ है, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट से करीब 26 किलोमीटर दूर है। इस छोटे से गांव में वो जन्मे थे और बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि बहुत ही अल्प आयु में ही उनके ऊपर से उनके माता और पिता दोनों का साया उठ गया था। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी उन्होंने पहले स्कूल की शिक्षा ग्रहण की सीकर से, जहां उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया, और इन दोनों कक्षाओं में उन्हें इतने अच्छे नंबर मिले कि उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। उस जमाने में आप सोचिए मात्र 10 रुपए की स्कॉलरशिप थी, लेकिन इतना प्रोत्साहन उन्हें मिला कि उन्होंने फिर ग्रेजुएशन की डिग्री की
और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो अपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उनको आज आप कई जगह देखेंगे, उनको पंडित जी के नाम से उनको पुकारा जाता है। वो इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि वो एक इतने सरल व्यक्तित्व थे कि वो जब सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देने के लिए गए तो वो अपनी भारतीय धोती कुर्ता और कैप पहन के चले गए, तो लोगों ने उनका नाम ही पंडित जी रख दिया। तो ये उनका जो सरल स्वभाव था, मुझे लगता है इसी की वजह से उनको आज भी पंडित जी के नाम से पुकारा जाता है। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बहुत ही भारतीय, यदि हम भारतीय मूल्यों की बात करें तो उनका बहुत योगदान था। उन्होंने यदि हम पिछले कुछ वर्षों में चले जाएं, जब का ये विषय है, जैसे समतामूलक आदर्श की स्थापना हेतु महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हैं कि इन सभी के विचार दार्शनिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन एवं अंत्योदय का सिद्धांत स्वयं में एक व्यापक दर्शन है। एकात्म मानववाद समग्रता की वो स्थिति है जो अनायास ही अंत्योदय का मार्ग खोलती है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते थे, एक परिवार मानते थे। और जब हम पूरे विश्व को एक कुटुंब या परिवार मानेंगे तो उसमें किसी भी तरह की असमानता या किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए उनका ये एक कंसेप्ट था। और पश्चिमी धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ कि पूरा भारत वेस्टर्नाइज होने लगा। उन्हें लगा कि जैसे पश्चिम देशों में वो प्रगति कर रहे हैं, हम लोग पिछड़े हुए हैं, और वो उनका अनुकरण करने लगे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका कहना था कि अंधाधुनीकरण मतलब उन्होंने जिसको लोग उस समय आधुनिकता कहते थे, उसको वो कहते थे अंधाधुनीकरण है, कि बिना सोचे समझे हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि हम कैसे वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट करें। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये ध्यान आकर्षित किया और कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल जी के जो विचार थे वो तत्कालीन आर्थिक स्थिति के लिए तो वरदान थे ही, लेकिन आज हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों की निम्न स्थिति को देखते हुए उनके सिद्धांत एवं प्रयोग बहुत ही बहुमूल्य प्रतीत होते हैं। क्योंकि यदि हम शिक्षा आज नई शिक्षा नीति की भी बात करें तो नई शिक्षा नीति में भी आज हम लोग उसी दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो राजनेता से इतर ज्यादातर क्या होता है, हम लोग जितने भी लोगों की चर्चा करते हैं कहते हैं कि वो राजनेता थे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो राजनेता से इतर थे। वो एक उच्च कोटि के एक चिंतक थे, एक विचारक थे, वह एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। इस रूप में उन्होंने श्रेष्ठ, शक्तिशाली व संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने निजी हित व सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया था। व्यक्तिगत जीवन में उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, और उनकी यही जो उनकी बातें हैं उनको महान बनाती हैं। वो एक बहुत ही कुशल संगठक थे, सबको जोड़ने वाले। उन्होंने अपने जीवन काल में सबको जोड़ने का प्रयास किया। एक बौद्धिक वो चिंतक थे और भारत निर्माण के स्वप्न दृष्टा थे। ये एक आज तक जो हम लोग हालांकि स्वतंत्र हो चुके, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक ही चीज पर जुड़े हुए हैं कि हम कैसे एकात्म की भावना को लाएं, कैसे हम एकजुट हो जाएं, और कैसे उस समय भी जो उनके विचार थे, आई वुड से दैट इट वाज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत एक डाइवर्सिफाइड एक नेशन है जहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, लेकिन उनका जो एक सोच थी, उनकी जो एक विचार थी, जो वो कहते थे कि सब लोग एक है। जब एक परिवार है तो चाहे हमारे जितने अलग अलग विचार हों, चाहे हमारे जितने अलग मेंबर्स हो, उनको हमें साथ लेकर चलना है। तो वो जो एक वसुधैव कुटुंबम का उनका एक विचार था वो बहुत आगे गया। और एक दूसरा उनका जो विचार था चार पुरुषार्थ, ये भी उनका विचार था जिसमें उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने इसकी अवधारणा को स्पष्ट किया।
तो उसी काल में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए तो उनकी कार्यकुशलता, उनके समर्पण को देखकर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल देता। अब आप सोचिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी कि उन्होंने जब एक दीनदयाल उपाध्याय जी में इतने गुण देखे, उन्होंने कहा अगर मुझे 2 मिल जाए तो मैं पूरे देश को ही बदल डालूंगा। ये एक बहुत मैं कहूंगी कि बहुत उनके एक अच्छे विचार थे और वे अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास चाहते थे। एक बहुत छोटी सी घटना है, वो इतने सरल स्वभाव के थे। मुझे याद आता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक बार सब्जी लेने के लिए गए और उस समय चवन्नी चला करती, चवन्नी, अठन्नी, 10 पैसे, उसी में लोग खरीदारी करते थे। वो एक चवन्नी देकर उन्होंने सब्जी खरीदी और जब वो लौट रहे थे तो उन्हें याद आया कि वो चवन्नी जो मैं देकर आया हूँ वो खोटी है, वो चलेगी नहीं। और वो इतने विचलित हो गए, इतने परेशान हो गए कि वो वापस गए उसी सब्जी वाले, एक वृद्ध महिला थी और उनको जाकर उन्होंने वो चवन्नी उनसे वापस ली और बहुत माफी मांगी कि मैं गलती से आपको ये चवन्नी दे गया था जो नहीं चलती, और उन्होंने एक अच्छी चवन्नी अपने जेब से निकाल कर उन्हें दे दी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, फटा पुराना नोट जो होता है, हम लोग एक मौका ढूंढते हैं कि जहाँ पेट्रोल पंप पर या कहीं पर हमें मौका मिले हम फटा नोट अपने फटे सिक्के उनको चला दें। लेकिन वो उस समय में मैं ये एक आपको एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रही हूँ कि उनके ऐसे विचार थे कि वो हमेशा सच्चाई पर, सरलता पर वो विश्वास करते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे और सबको साथ लेकर चलते थे। और अंत्योदय का तो उन्होंने ही उसका जन्म दिया। और जहाँ जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है और एक कमरे में हम एक 100 वाट का बल्ब भी जला सकते हैं और उस बल्ब से हमें बहुत रोशनी हो जाएगी। लेकिन यदि हम 25-25 वाट के 4 बल्ब 4 कमरों में जलाएंगे तो सभी को हर तरह की सहूलियत मिले। तो उनके अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए गए मार्ग पर प्रधानमंत्री शक्तिशाली और समय, यही वजह है उन्होंने जितना देश के लिए किया तो मालूम है कि वो संघर्षशील रहा। और मात्र वो 51 वर्ष के थे जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उसके उनकी मुगल सराय के पास उनकी डेड बॉडी उनकी मिली। लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, उस पर बहुत खोजबीन भी की गई, आज भी की जा रही है, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम पड़ा। और ये अवश्य पता चला कि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, लेकिन शायद किसी इस तरह के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो चोरी के उद्देश्य से कुछ लोग आए थे और उनसे कुछ बातें हुई और उसके बाद धक्का दिया या क्या दिया। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बात रही कि इतनी अल्पायु में ही वो हम लोग को छोड़कर चले गए। और यदि हमारे साथ रहते, वो इतनी अल्पायु में इतना करके गए कि आज 106 वर्ष बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों का की सराहना कर रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं आज उनके नाम पर हैं। बहुत एक दिल्ली में एक सड़क है, वो भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के नाम से आज जानी जाती है। मुगल सराय स्टेशन का नाम वो भी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अभी हाल ही में बदला गया है। विश्वविद्यालय की बात करें, गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता है। और आज वहां पर, क्योंकि आज दीनदयाल उपाध्याय जी का दिवस है, 3 दिवसीय कार्यक्रम भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एक बनाया गया जहां पर उपाध्याय जी के जितने योगदान है उसके बारे में ही चर्चा की जाती है। 2018 में सूरत में, क्योंकि सूरत में उन्होंने अपना पठन पाठन किया था, तो वहां पर एक केबल स्टेड, एक ब्रिज का भी एक निर्माण किया गया है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज उनका नाम रखा गया है। ऐसे ही उनके नाम पर मेमोरियल सेंटर बनाए जा रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि 63 फुट की एक जो मूर्ति है, जो सबसे ऊंची मूर्ति है इस देश की, वो भी उन्हीं के ऑनर में बनाई गई है। तो आज मैं मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है
और एक आज ऐसे महाप्रज्ञानवान व्यक्तित्व को आज हमें याद दिलाने का एक अवसर दिया है। इतने बड़े बड़े लोग आज इससे जुड़े हुए हैं। आज ये अवसर है कि उन्होंने जो भी कुछ किया उनके विचारों से हम प्रेरणा लें और संपूर्ण मानवता एक समरस और सर्वव्यापी बनाना हमारा पावन कर्तव्य होना चाहिए। इसी एक दृढ़ संकल्प से आज हम लोग सभी आगे बढ़े। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और दीनदयाल उपाध्याय जी को आज इस अवसर पर उनका बहुत बहुत नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपने की अपने श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, कि संगठन करता, और बहुत सारी चीजें कि अगर दो दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो भारत की हम दशा दिशा सब कुछ ठीक कर देंगे, और सही बात है। तो अब हमारे सांसद महोदय जी को कहीं जाना है, तो मैं समय व्यर्थ न करते हुए मैं आज झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, अपने युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। और हम सभी के साथ में माननीय कश्मीरी लाल जी भी हैं। माननीय कश्मीरी लाल जी का मुख्य वक्तव्य होगा, हम सभी सुनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी से कि अपने विचारों को आप रखें। आज के इस वर्चुअल बैठक में उपस्थित आदरणीय कश्मीरी लाल जी, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, आदरणीय जयप्रकाश जी और हम सबों के समन्वयक मनीष जी, निश्चित रूप से आज सबसे हर्ष का विषय ये है कि हम सबों को माननीय कश्मीरी लाल जी का उद्बोधन मिलेगा, जो जिसके लिए हम सब खुद बहुत उत्सुक हैं। इसलिए हम सबों की अपेक्षा तो ज्यादा यही है कि हम लोग कश्मीरी लाल जी को सुने, लेकिन अभी आदरणीय नीलिमा जी ने पूरा जीवन चरित्र उनका रखा है, श्रद्धेय दीनदयाल जी का। हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 1916 से 68 के बीच की उनकी जो जीवन यात्रा थी, उसमें भारतीय मौलिक चिंतन का विराट एक उपस्थित हुआ, जिससे दुनिया परिचित नहीं थी। दुनिया को छोड़ दें, भारत की खुद की जनमानस को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपने चिंतन का ज्ञान नहीं था। और एक ऐसे समय में दीनदयाल जी ने इस चिंतन को दिया, जबकि पूरी दुनिया, और आदरणीय दीनदयाल जी का भी मानना था कि पूरी दुनिया के सिद्धांत मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसका जन्म डेकार्ट कह लें, ईसाइयत कह लें, न्यूटन का सिद्धांत कह लें, या डार्विन के सिद्धांत से हुआ था, जिसका यह मानना था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वोत्तम का अस्तित्व और प्रकृति का शोषण और व्यक्तिगत अधिकार, इसके आधार पर पूरे दुनिया का चिंतन चलता था, सारे सामाजिक। लेकिन आदरणीय दीनदयाल जी जो भारतीय मनीषी थे, उन्होंने भारत की परंपरा और सांस्कृतिक ज्ञान के आधार पर, जो हमारा विशद ज्ञान हम कह सकते हैं कि किताबों में था, कहीं प्रकट नहीं हुआ था, उसके आधार पर उन्होंने माना कि ये सारे विचार अधूरे और एकांगी हैं। और उन्होंने भारतीय चिंतन के आधार पर कहा कि संघर्ष के स्थान पर सहयोग, सर्वोत्तम के अस्तित्व की जगह उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। आपको ध्यान होगा कि एक समय था फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल की का जोर शोर से हमारे विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई होती थी। और उसी तरह से प्रकृति, आज जिस तरह से पूरा विश्व प्रकृति के विनाश के रास्ते पर जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि प्रकृति का शोषण नहीं, विवेकपूर्ण दोहन। और पूरा पश्चिम की सोसाइटी इंडिविजुअल राइट्स के पीछे जहां भाग रही थी, ऐसे समय में दीनदयाल जी ने व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है देश के प्रति और बाकी के प्रति, और इन्हीं स्थापनाओं के आधार पर उन्होंने समस्याओं के मार्ग के प्रशस्त होने का समाधान निकाला था। और उनकी प्रेरणा का मूल केंद्र भारत माता है। हम जो भारत माता की जय कहते हैं, ये भारत माता की जय और भारत माता ही उनके मूल का केंद्र था। और उसमें भूमि जो देश है, जो भूमि है, वो इसका शरीर है, जो जन है, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो उसके आराधक हैं, और संस्कृति इसकी आत्मा है। इसका परिपादन उन्होंने पूरे भारतीय जनमानस के साथ साथ विश्व के सामने रखा। और खास करके राष्ट्र का चिंतन कि भूमि, जन और संस्कृति मिलकर राष्ट्र बनती है, और भारत की प्राचीन राष्ट्रीयता का आधार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है।
और इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बार बार चर्चा करते थे तो अनेकों प्रकार के जो वामपंथी विचारक हैं, जो पश्चिम के विचारक हैं, आपने सुना होगा कि इस पर कमेंट करते थे। और भारत के संसद में भी लोगों ने ये बयान दिया कि भारत जो है बहुसांस्कृतिक, अनेक प्रकार के खाने पीने वाले, अनेक प्रकार के अवधारणाओं वाले, यानी ये मल्टी कल्चर नेशन है, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन आज ये प्रतिपादित हो पाया है, जब अखिल भारतीय दृष्टि से हम पूरे भारत का विश्लेषण करेंगे तो सांस्कृतिक रूप से भारत मनसा एक दिशा में सोचती है। और खास करके जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने चूंकि भारत घूमने का कार्य मुझे संगठन के माध्यम से जो मिला, तो मैं इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो व्यवहारिक पक्ष है, जो दीनदयाल जी ने एक दर्शन के रूप में दिया था, उसका व्यवहारिक पक्ष जब मैंने देखा कि आप अरुणाचल से कन्याकुमारी चले जाइए, भोजन के रूप में खिचड़ी की हर जगह एक ही सब जगह उसको मानते हैं। उसी तरह हमारे संगीत का क्षेत्र, चाहे भाषाएं विभिन्न हो, स्वर सात है, या हमारे शादी विवाह में 7 वचनों को लेकर सभी समाज के अंदर एक रूपता है। उसी तरह हमारे कर्मकांड, जब हम भारत के किसी कोने में रह के, जैसे कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जब हम जम्बू द्वीपे, भारत के खंडे, आर्यावर्ते और फिर झारखंड और फिर रांची और फिर चतरा पहुंचते हैं, तो हम अखिल ब्रह्मांड की चर्चा हमारे जीवन में थी और यही सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ने का काम करता था। लेकिन पश्चिम के सारे विचार, जैसा नीलिमा जी ने भी कहा कि सारे विचार मनुष्य के शरीर पर आधारित थे, लेकिन दीनदयाल जी ने यह प्रतिपादित किया कि शरीर के साथ साथ हम मन, बुद्धि और आत्मा के भी समुच्चय हैं। और हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि हर का धर्म अलग है, शरीर का धर्म, बुद्धि का धर्म और हमारे विचार, आत्मा, तो इन सबों के बीच सामंजस्य। जैसे इच्छा हो जाए किसी डायबिटीज के पेशेंट को कि हमको मीठा खाना है, लेकिन धर्म ये कहता है, बुद्धि ये कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। और आत्मा यानी मोक्ष, यानी जीवन के समुचित विकास की प्रक्रिया का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है। उस दिशा में उन्होंने कहा कि मनुष्य को समग्र रूप से सुखी बनाने के दृष्टि से उसका खंडशः विचार नहीं करके एकाग्र विचार, समग्रता से विचार करना होगा। और इसी से उन्होंने चारों पुरुषार्थों की फिर से परिभाषित करने का काम किया और उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उन्होंने कहा कि धर्म नैतिक निर्देशन करता है और तथा धर्माधारित अर्थ और काम का उपभोग मानव को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि धर्म को लेकर पश्चिम ने सामान्य पूजा पद्धति को धर्म मान लिया, संप्रदाय को, लेकिन भारत में धर्म का अर्थ होता है जो जीवन को धारने वाला हो, जो हमारी नैतिकता हो, जो हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार हो, जीवन के हर क्षेत्र में किए जाने वाले कर्मों, हम कह सकते हैं कि कर्मों को एक नैतिक स्वरूप प्रदान करना, इस दृष्टि से हमने धर्म की रचना की थी और इसका प्रतिपादन उन्होंने पूरे विश्व की ओर किया। क्योंकि आज हमारे बीच माननीय काश्मीरी लाल जी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों को भी उनको सुने बहुत दिन हो गया, तो हम संक्षेप में यही कहेंगे कि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी आर्थिक प्रजातंत्र के पक्षधरता का पाठ सिखाया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हर व्यक्ति को न्यूनतम वेतन पाने का और हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय की चुनने की स्वतंत्रता है। उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पक्ष सामने रखा, लेकिन फिर भी जब हम भारतीय अर्थ चिंतन की दिशा पुस्तक का ध्यान रखते हैं तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के दृष्टि से हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए और उसका आधारभूत क्या होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने सैनिक सामर्थ्य में वृद्धि
और फिर कृषि के क्षेत्र में सबको काम देने का अधिकार। तो इसकी चिंता करते हुए उन्होंने ये भी माना था कि खास करके रक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के पूरक हों और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में संयम और वितरण में समानता। ये बात इसलिए भी आज जरूरत है कि भारत के साथ साथ विश्व के देशों में आपने देखा होगा कि किस तरह से उपभोग की संयम की मर्यादा टूट गई। हमारे देश के अंदर भी आजादी के बाद पिछले कुछ दिनों में गरीब और अमीर की खाई जो आर्थिक आधार होना चाहिए कि उसको कम करे, लेकिन उपभोग के स्वतंत्रता ने और वितरण के असमानता ने इस खाई को बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब वर्तमान सरकार निश्चित रूप से उस पर काम कर रही है, और इसी दृष्टि से उनका जो मुख्य अंत्योदय था, अंत्योदय के माध्यम से उन्होंने जो कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय, और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए किसी सरकार का या किसी समाज के कार्य करने की दिशा होनी चाहिए। तो हमने ये ध्यान रख दिया होगा कि वर्तमान सरकार इसी दिशा से अनेकों कार्यक्रमों को चला रही है, और 70 साल की आजादी के बाद भी भारत ने जो हिम्मत नहीं किया कि हम आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लें, क्योंकि वो भारतीयकरण के पक्षधर से स्वावलंबन ही देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। और स्वदेशी के बारे में एक जो गलत धारणा बन गई, स्वदेशी का अर्थ कहीं से नहीं है कि भारत में उत्पादित सामानों की गुणवत्ता और क्वालिटी वैश्विक देशों के पीछे रहे। इसीलिए युगानुकूल स्वदेशी को बनाना, इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और आगे हमको काम भी करना होगा। तो मैं बहुत समय नहीं लेकर सार में अगर कहूं तो दीनदयाल जी ने, आदरणीय श्रद्धेय दीनदयाल जी के पूरे जीवन में जो उन्होंने दिया है समग्रता से, तो उन्होंने यही कहा कि मानव जीवन के सुख के लिए आवश्यक है कि हम एक एकात्म अप्रोच की ओर चलें, एक एकात्म स्वरूप के दिशा में किया जाने वाला कार्य, जिसमें इथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी, इन चारों के बीच जब तक बेहतर तालमेल नहीं हो और एक दूसरे के पूरक नहीं हो, और तब तक हम जो मनुष्य का सुख है, जो समाज का सुख है, उस ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज इसकी आवश्यकता है, और भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के दृष्टि से जब हम चलें तो इन सबों को सम्मिलित करते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक एकात्म स्वरूप जिसकी दिशा हमको दिखाने का काम श्रद्धेय दीनदयाल जी ने किया था, आज के दिन में वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उसी रूप में भारत की सरकार ने अपनी नीतियों में भी बदलाव किया है। इस अवसर पर मनीष जी ने हम सबों को आमंत्रित किया, तो उनका भी धन्यवाद। और मैं एक बार फिर, आज हम सबकी इच्छा है, आपने कहा कि मेरे पास समय शायद कम है, लेकिन माननीय काश्मीरी लाल जी को सुनने की उत्कट इच्छा है। काफी दिनों के बाद आपके माध्यम से हम सुनेंगे। तो ऐसी बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र श्रम राष्ट्र धर्म का दूसरा नाम है। जिस प्रकार से हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुनील जी ने बताया कि किस प्रकार से आर्थिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन, स्वदेशी, हर प्रकार की विचारधारा, तो मैं अब जो हम सभी का जो इंतजार है, मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के मध्य में आदरणीय माननीय कश्मीरी लाल जी। अम्बाला शहर, हरियाणा में अम्बाला शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में 1975 में स्वयं सेवक, 1984 में संघ के प्रचारक बन गए। हरियाणा और 2000 तक हिमाचल में हिमगिरी में रहे। सह-प्रांत प्रचारक का दायित्व रहा आपके पास। 2007 तक पंजाब के प्रचारक रहे। 2007 से स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक हैं। वर्तमान जो आपका केंद्र है वो आर के पुरम दिल्ली में है, और अन्य आपकी अन्य विशेषताएं भी है। पत्र पत्रिकाओं में
समसामयिक विषयों पर लेखन भी करते हैं, कुशल वक्ता हैं, अध्ययनशील और एक कुशल संगठक भी हैं आप, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पदचिह्नों पे आप चल रहे हैं। हम सभी के मार्गदर्शक भी हैं। सारे देश में चलने वाले आंदोलनों में संपर्क में संवाद और सहयोग, हर प्रकार समविचार जिस प्रकार से अभी सुनील जी ने स्वावलंबी की बात की, स्वावलंबी को लेकर के, तो उस पर भी विचार प्रकाश डालेंगे माननीय कश्मीरी लाल जी। तो मैं आज के मुख्य वक्ता माननीय कश्मीरी लाल जी को आमंत्रित करूंगा। आवाज ठीक आ रही है? जी 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 आ रही। आज हमारा 3 किस्म का सौभाग्य है। पहली बात तो यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती है, और ये अवसर ऐसा होता है जैसे गंगा नहाना होता है, पवित्र होना होता है, उनके संस्मरणों को याद करना होता है, तो ये आज अवसर है। दूसरा ये है कि बहुत लंबे समय से आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मनीष जी सिन्हा इस मंच के माध्यम से चर्चाएं करवा रहे हैं। तो आज 269वां पुष्प यह है। इतने लंबे समय तक ये प्रयास करना, जो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, तो मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार लंबी श्रृंखला चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये उल्टा चश्मा तो शायद सीरियल इतने चला सकता होगा, वो भी इससे कम होंगे, लेकिन मनीष जी ने ये लंबा प्रयास किया है, तो ये भी आज बधाई के पात्र हैं, और ऐसा ही उत्साह इनको बढ़ता रहे। तीसरा विषय यह है कि बहुत ही व्यवहारिक ढंग से सुनील कुमार सिंह जी ने, यानी एक दीनदयाल जी के सैद्धांतिक पक्ष को भी रखा और व्यवहारिक पक्ष को भी रखा, और जिस सहजता से वो बोल रहे थे, वो एक अच्छा कार्यकर्ता जो दीनदयाल जी के पद चिन्हों पे चलने वाला है। और ऐसे लाखों कार्यकर्ता दीनदयाल जी की प्रेरणा से जो तैयार हुए, उनमें से एक को हमें सुनने का मौका मिला। और वाइस चांसलर नीलिमा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा विषय रखा, और मुझे लगता है कि हमारे बोलने में कुछ कमी रह जाएगी तो श्री जयप्रकाश जी दुबे, वो क्योंकि विद्वान आदमी हैं और जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, बाकी लोग तो जर्नलिज्म करते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, तो उनमें पूर्ति देखते ये आज बहुत अच्छा एक समागम है। तो आप सबको और श्रोताओं को भी मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पहली बात जो दीनदयाल जी के बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि दीनदयाल जी आज का आम आदमी का सहारा है। अगर कोई युवा राजनीति में जाना चाहता है और सीधा साधा है, बहुत अच्छा भाषण नहीं कर सकता है, बाहुबली नहीं है, घर से बड़ी विरासत नहीं है, तो लोग उसको डिस्करेज करेंगे कि तुमको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे बस की नहीं है। परंतु दीनदयाल जी बहुत सरल थे। दीनदयाल जी विद्वान तो थे, मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, मतलब वो बहुत भीड़ को संबोधित कर लेते हों, ऐसा नहीं था। गांधी जी का भी इसी प्रकार से था, इनका भी इसी प्रकार से था, और बहुत सरल थे। यानी एक व्यक्ति ने बताया कि संघ शिक्षा वर्ग में टिप टिप करके पानी आता था, तो कई लोग लोटा लेके खड़े थे, तो एक लोटा का भर रहा होता, दूसरे को जल्दी होती उसके ऊपर चढ़ा देता, और एक भोला सा आदमी वहां पर खड़ा था संघ शिक्षा वर्ग में ट्रेनिंग कैंप के अंदर, तो वो बेचारे का 10 लोग उसके ऊपर से चढ़ा करके ले गए और उसका नंबर नहीं आया। तो एक ने कहा, अरे पानी पीना है तो कुछ चुस्त बनो, तुम भी लोटा ऊपर करो। उसने कहा नहीं, जब सब आप लोग पी लो फिर मैं पी लूंगा। लेकिन शाम के समय जब बौद्धिक वर्ग होना था और दत्चित होके सब बैठे थे, तो मंच पर वही व्यक्ति, वो भोला व्यक्ति ही ऊपर चढ़ा और उनका परिचय कराया गया कि जनसंघ के महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज हमको संबोधित करेंगे। वो व्यक्ति कहते हैं कि पूरा बौद्धिक के समय हम आंख उठा करके उनसे नजर नहीं मिला सके। तो ऐसे सरल व्यक्ति भी राजनीति के शिखर पर पहुंच सकते हैं।
आज ऐसे युवकों की आवश्यकता है कि जो अपने लिए नहीं, देश के लिए, जो छल कपट नहीं, सरलता से समाज का काम करना चाहते हैं। तो पंडित दीनदयाल जी का चित्र उनको अपने घर में लगा के रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। दूसरा मैं देखता हूं कि अगर आर्थिक इतिहास में जाएं तो राजनीति कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, उस पर कोई एक विवरण छोटे रूप में जो दिया गया और आज सदियों से लोग उसको याद कर रहे हैं, तो वो भगवत गीता है। जो लोग बोलते हैं 5000 साल पहले, कुछ बोलते हैं उससे भी पहले। एक 700 श्लोक, 18 अध्याय तो है, लेकिन लगभग 45 मिनट में वो सारा का सारा बोली जा सकती है। उस गीता के अंदर 5000 साल से भी ज्यादा लोग नए नए रहस्य ढूंढ रहे हैं। तो एक पुस्तक समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर जो समग्रता से विचार करने वाली थी और प्रचलित हो गई, वो भगवत गीता थी। उसके 3000 साल बाद एक दूसरी पुस्तक आई जिसका आज तक हम वर्णन करते हैं, और वो चाणक्य का अर्थशास्त्र था। 2000 साल से ऊपर, यानी 300 वर्ष और ज्यादा हो कह सकते हैं, या 200 वर्ष कह सकते हैं, ये पुस्तक छपी। और हैरानगी की बात है, इसका प्रशंसा होती रही, इसका वर्णन होता रहा, इसके बारे में बोलते रहे, लेकिन वो पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं थी। ये तो केवल 100 साल पहले ही उसकी मूल पांडुलिपि कहिए या वो उसकी पांडुलिपि मिली, और दुनिया भर में चर्चा होगी अर्थशास्त्र के अंदर। वो सब सिद्धांत लिखे हैं जो वेस्ट कहता है, लेकिन उससे भी बहुत ऊंची की बातें लिखी हैं। ये दूसरी पुस्तक प्रचलित हुई। और तीसरी पुस्तक बहुत छोटी थी, एक ही यात्रा में लिखी गई और एक ही फ्लो में लिखी गई। शेक्सपियर बोलता था, मेरा अगर नाटक किसी ने देखना है तो टुकड़ों में मत पढ़िए, एक ही समय, क्योंकि तब ऑर्गेनिक होल के नाते उसका असर पड़ेगा। तो ये पुस्तक भी एक ही यात्रा में लिखी गई। उसके 80 पेज मूल थे, 44 पेज लिखते लिखते हाथ थक गए, तो बाकी के 36 पेज का हैंडराइटिंग बदल गया। लोगों ने समझा किसी और से लिखवाए होंगे। लेखक ने फिर बाएं हाथ से लिखना शुरू किया, और वो महात्मा गांधी जी की, जिसको हिंद स्वराज बोलते हैं, ये पुस्तक प्रचलित हुई। इसमें भी पूरी समग्रता के साथ दुनिया के नैरेटिव को परखा गया और भारत के नैरेटिव को रखा गया। मुझे लगता है कि इस श्रृंखला में चौथा सिर्फ 4 भाषणों पर आधारित अगर है जो आज भी चल रहा है, तो वो पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन का, जिन्होंने उस समय उनको कहा था एकात्म मानववाद। आप कहेंगे दुनिया क्या कर रही थी, तो दुनिया के अंदर कहीं अरिस्टोटल था, वो लिख रहा था, लेकिन जब उसको कहा गया कि आप व्यवहारिक रूप से ये राज्य चलाइए, तो वो फेल हो गया था, वो कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन हमारे यहाँ के ये चारों चिंतक जो थे, ये व्यवहारिक भी थे और सैद्धांतिक भी थे। दूसरा लेखक जो हुआ वो द प्रिंस लिखने वाला मैकियावली था, लेकिन उसको भी आज लोग पढ़ते तो हैं, शायद प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन शर्म से बोलते नहीं है कि मैंने ये आइडिया, ये जो क्रूरता कर रहा हूँ दूसरों के प्रति, ये मैं मैकियावली के द प्रिंस से प्रेरित होकर कर रहा हूँ, ऐसा बोलता नहीं है। तो दीनदयाल जी का जो विचार है, जिसके अंदर जैसा सुनील कुमार सिंह ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जिसमें चारों पुरुषार्थों का वर्णन भी है और चारों प्रकार की मनस्थितियों का वर्णन भी है, ऐसा समग्र विचार वाला और अत्याधुनिक आज के समय में बिल्कुल लेटेस्ट जो विचार है, वो पंडित दीनदयाल जी का है। तीसरी विशेषता जो मैं कहता हूं वो ये है कि पंडित जी अजात शत्रु थे। कोई बोलता है कि अगर आपने, तो कोई अड़ोस पड़ोस में दुश्मन नहीं है, शहर में दुश्मन नहीं है, तो कल आप अगर टिकट की दावेदारी जता दीजिए किसी भी पार्टी से,
न जाने कहां से आपके दुश्मन और आपकी एक से एक बुराई खोज करके लेख लिखवाना शुरू करेंगे जो आपको भी याद नहीं होगी या आपने पता ही नहीं होगा। तो राजनीति में जाते दुश्मन पैदा होते हैं, लेकिन आजादी के बाद एक आजाद शत्रु जिसको बोलते हैं, जिसका कोई शत्रु था ही नहीं, तो ऐसा व्यक्तित्व कोई था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। और उसी से प्रेरणा लेकर के वाजपेयी जी भी उसी प्रकार से आजाद शत्रु की ओर चलते रहे। उसी से प्रेरणा प्राप्त करके दत्तोपंत ठेंगड़ी जी वो राजनीति में भी रहे, वो मजदूर नेतृत्व भी किया, किसानों का नेतृत्व भी किया, 12 साल सांसद रहे। उन्होंने अपना जो व्यवहारिक जीवन था तो वो शुरू किया था, तो वो कांग्रेस की जो ट्रेड यूनियन थी उससे किया, फिर उन्होंने कम्युनिस्टों के बीच में रह करके काम किया, लेकिन सब लोग उनको अपने से बाहर जाने पर निंदा नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो पंडित दीनदयाल जी ने समाज में रहते हुए, राजनीति में रहते, आजाद शत्रु भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी विशेषता उन्होंने दिखाई। और चौथी बात जो मैं कहता हूं वो ये है कि जिस अंत्योदय की बात उन्होंने की वो अपने जीवन में उन्होंने पूरी की तरह उतारी। अंतिम आदमी का उदय होना चाहिए। आज एक से एक बुक्स लिखी जा रही है, आज एक से एक विचार किया जा रहा है कि अंतिम आदमी को ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी ने भी यही कहा कि अगर कोई नीति अच्छी है या खराब है ये मेरे से पूछनी हो तो मैं कहूँगा गरीब से गरीब आदमी के लिए फायदा कर सकती है तो इस पर विचार करना चाहिए, उसके लिए कोई फायदा नहीं है तो ये नीति अच्छी नहीं है। दरिद्र नारायण की बात स्वामी विवेकानंद ने कही, इसी प्रकार से और लोगों ने भी बहुत इसी बातें कही, लेकिन दीनदयाल जी ने उसको जिया। मैंने एक अखिल भारतीय पार्टी का अध्यक्ष बाहर से आता है तो लोग इंतजार कर रहे थे कि पंडित जी आप कहाँ चले गए थे, आपको बहुत ढूंढा। तो बोले कि मैं हजामत बनवाने गया था। बोले हजामत बनने नाई यहाँ आ जाता? नहीं नहीं, बोले मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो मैं वो जो सड़क के किनारे ईंट पर, जिसको गुम्मा सलून बोलते हैं, उन्होंने मजाक में कहा मैं गुम्मा सलून में गया था, गुम्मा ईंट को बोलते हैं। तो वो जो ईंट पर बैठ करके अपनी शेव करा करके, हजामत करा करके व्यक्ति आया, ऐसा नेतृत्व कहाँ मिलेगा अखिल भारतीय पार्टी। एक आगरा के व्यक्ति बोलते हैं गर्मी बहुत थी, लाइट चली गई, पंडित जी ने कहा चलो छत पे चलते हैं। तो छत पे गए तो वहां भी धूल थी, दरी तो लेके गए, धूल थी। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो तुम नीचे से थोड़ा सा कुछ पानी वानी लाओ और ये रखो यहाँ पर। लेकिन जो जितनी देर में वो पानी वानी की तलाश करके लोटा लेके आया तो देखा पंडित जी धूल दूसरे थे, सारी छत पर झाड़ू स्वयं लगाया और छिड़काव करके पंडित जी आप क्या करते हो। ऐसा राष्ट्र नेतृत्व जो गरीब से गरीब के साथ मिल जाए, आम आदमी की तरह, ये पंडित जी से अलावा बहुत मुश्किल है। आप सब जानते होंगे कि किस प्रकार से वो एक कार्यकर्ताओं को उदाहरण थे, हमें कैसा होना चाहिए। तो बाकी लोग बोलते हैं कि दुनिया की हस्तियों की तरह होना चाहिए। वो कहते थे कि मैं जब झंडे वाला से पहाड़गंज टांगे पे जाता हूँ तो जब उतरता हूँ तो वहां एक मोची बैठा होता है, पिछले 10 साल से मैं आ रहा हूँ, वो मोची मेरे को देखता है, बोले बाबूजी पॉलिश करा लो, बाबूजी पॉलिश करा लो। और मैं कहता हूँ ठीक है मेरी हुई है पॉलिश। बोले वो 10 साल से मुझको कहता है, एक बार भी मैंने नहीं कराई, लेकिन कभी उसको गुस्सा नहीं, कभी उसको नाराजगी नहीं, कभी वो निराश नहीं हुआ, हर बार पूछता है। फिर वो बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की, जिसके अंदर मेंबर पार्लियामेंट भी थे, विधानसभा के, उन सबको कहते हैं हमें उस मोची को अपना आदर्श बनाना चाहिए, हमें लोगों को कहते रहना चाहिए अपनी विचारधारा के बारे में, हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन जैसे उस मोची को विश्वास है कि जरूर ये मेरी बात मानेंगे, हमें भी हमारी बात को मानेंगे, इसलिए चाहते रहो। साथियों, अंत्योदय का विचार
बहुत बड़ा विचार है। अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति का विचार करना बहुत बड़ा विचार है। जब पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी तो विनोबा भावे नेहरू जी को मिले। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सारी योजना देखी। बोले अच्छी लगी? बोले मुझको अच्छी खराब नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जो देखने गया था उसमें कुछ नहीं मिला। उसमें आम व्यक्ति के लिए, उसके रोजगार के लिए क्या प्रावधान है मुझको नहीं दिखाई दिया। इस विचार का योजनाओं में स्थान होना चाहिए, इसी का नाम अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल जी वो देख सकते थे जो कोई नहीं देख सकता था। माने एक रात को चल रहे थे तो गाड़ी रोक करके पानी की प्यास लगी, तो एक कुआं था उसके पास गए तो एक परिवार वहीं सो रहा था। तो पंडित जी ने कहा कि रस्सी और बाल्टी, बोले अभी लेके आते हैं। तो रस्सी और बाल्टी लेके आए। तो पंडित जी वो भी इतने घर से रस्सी लेके आए, बाल्टी लेके आए। तो पंडित जी ने सोचा, जब करने के बाद कार्यकर्ता को कहा इस बहन को कुछ रुपए दो। उसने खरे किस बात के? नहीं नहीं, बोले आपने इतना परिश्रम किया, आप घर में गए और उसके बाद ये सब काम किया है। उसने करे, जब वो हाथ में पकड़ाने लगे और उसने हाथ पीछे कर लिए, बोले जब भगवान के आगे हम जाएंगे तो वो पूछेगा कि क्या पानी पिलाने के भी तुमने पैसे लिए थे? तो ये पाप मैं नहीं कर सकती, कभी फिर आएंगे। आप बेटी बेटी कह रहे हैं, फिर कभी आएंगे तो मैं स्वीकार करूं। लेकिन जब पंडित जी पानी पीने लगे, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं पी सकते। अभी बच्चा गया हुआ घर में, वो गुड़ लेकर के आया, पहले गुड़ खाना पड़ेगा और तब पानी पीने का। ऐसा जो दर्शन है गरीब आदमी के अंदर, ये व्यक्ति कर सकता है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। वो गरीब के अंदर जो उसकी समृद्धि है वो देख सकते थे। आज जो लोन दिए जाते हैं तो वो लोन ले लेकर के भाग जाते हैं। उनके कारखाने बड़े होते हैं, उनका मन कमजोर होता है, मन गरीब होता है। लेकिन जैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में कहता है कि मैंने जब महिलाओं को लोन देना शुरू किया तो एक भी लोन मरा नहीं। और आपको याद होगा जब 2006 में ओस्लो में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अर्थशास्त्र के लिए मिला था, वो अर्थशास्त्री था, उसको पीस के लिए, ह्यूमन पीस के लिए मिला। और उसने वो प्राइज खुद नहीं लिया। वो जो 7 महिलाएं, गरीब महिलाएं शुरू में उसके माइक्रो फाइनेंस के लिए साथ बनी थी, उन्हीं को डायरेक्टर बना करके उनको आगे रख करके उसने प्राइज लिया। वो बांग्लादेश में है, दीनदयाल जी भारत में थे। लेकिन ये दीनदयाल जी का अंत्योदय का सिद्धांत वही है जो कि उन्होंने किया। आज उसी की आवश्यकता है। देखिए हम जगह जगह बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को कोरोना के अंदर फ्री भोजन दिए, जो अभी तक चल रहा है। ये सही बात है। बैंक खाते गरीबों को खुलवाए, ये बहुत सही बात है। गरीब के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं ऐसी कभी नहीं बनी थी, हम कहते हैं, ये सही बात है। पर हमको केवल राजनीति के माध्यम से नहीं आंकना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी को हमको ये देखना चाहिए कि जो नानाजी देशमुख ने राजनीति से इतर रह करके भी दीनदयाल शोध संस्थान किया है और ऐसे गांव खड़े कर दिए कि जहां पर कोई विवाद नहीं है, जहां रोजगार के सब साधन हैं, तो वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। और जो स्वदेशी जागरण मंच चला, तो वो भी दीनदयाल जी के ही अनन्य भक्त कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो शुरू किया काम, उसके अंदर भी पंडित दीनदयाल जी की प्रेरणा है। बनवासी कल्याण जैसे काम चल रहे हैं, ग्राम विकास जैसे काम चल रहे हैं, सेवा भारती जैसे काम चल रहे हैं, इन सब के पीछे वो अंत्योदय की भावना काम कर रही है। तो मैं कहूँगा, आप सबसे भी निवेदन करूँगा, खासतौर पे युवा पीढ़ी से निवेदन करूँगा
कि कोई अप टू डेट चीज, बिल्कुल समसामयिक चीज है तो पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन का। और हमारे यहाँ फिलॉसफी और दर्शन में एक बात कहते हुए मैं वाणी को विश्राम दूंगा, एक ही अंतर है। फिल कहते हैं लव, सोफे कहते हैं बुक्स। जिनको अध्ययन का, पढ़ने का शौक है और बहुत पढ़ते हैं वो फिलासफर होते हैं, लेकिन जो दर्शन करते हैं, सत्य का दर्शन करते हैं, वो दार्शनिक होते हैं। पंडित दीनदयाल जी दार्शनिक थे, तब भी उन्होंने इसको एकात्म मानववाद कहा था। लोगों ने कहा नहीं, इसको एकात्म मानव दर्शन कहना चाहिए, आजकल हम उसको कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसको वाद कहिए। क्यों? कि अगर जब कोई दुनिया के वादों की चर्चा होगी तो उस समय हम समसामयिक रहना चाहिए। मुझे बहुत हंसी भी आती है कि एक विश्वविद्यालय के अंदर एक ऑथर की एशियन ड्रामा नाम से पुस्तक थी, आप भी जानते हैं, उसको नोबेल प्राइज भी लेखक को मिला, और बहुत इधर एशिया की गरीबी के ऊपर बहुत बड़ा वर्णन है। तो उसने भेजा किसी को कि एशियन ड्रामा लेके आओ, तो उसने कहा है नहीं वहां पर। उसने कहा नहीं है, अलमारी में है, हमारी 4 कॉपी रखी हैं। लाइब्रेरी ने कहा वो ढूंढ के लाया नहीं, क्योंकि वो ड्रामा में ढूंढ रहा था, किताब इकोनॉमिक्स की थी। तो आज भी जब वादों की चर्चा होगी, मार्क्सवाद, सेकुलरवाद, ये सब वादों की चर्चा होगी, तो उस समय पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये नाम रखा। तो उस वाद की जब चर्चा होगी तो एक पूर्ण विचार मिलेगा। उस वाद की चर्चा होगी तो आज जिसकी आवश्यकता है, पर्यावरण का नाश हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, और जो बेरोजगारी है खासतौर पर, उसका इलाज किसी के पास है तो पंडित जी के पास था। और उन्होंने 2 शब्द बोले थे, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण भी कहेंगे तो एक प्रकार के स्वदेशी का स्वरूप था। ये 2 शब्दों में पंडित जी ने देश की समस्याओं का समाधान, निदान करके बताया था। तो आज बहुत समसामयिक हैं, और स्वदेशी जागरण मंच भी जो बहुत बड़ा काम कर रहा है, आपको ध्यान में होगा, स्वावलंबी भारत अभियान के नाते, कि लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। लोग भिक्षा मांगने वाले नहीं, स्वरोजगारी बने। लोग विदेशों के पीछे ना भाग करके भारत का अंदर ही अमृत तत्व ढूंढे। तो इसकी भी प्रेरणा दीनदयाल जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, श्री गुरु जी का भारत का विचार है। तो आज इस जयंती के मौके पर मनीष जी ने, सुनील कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा, और हमारे लिए आकर्षण का विषय जयप्रकाश दुबे जी हमारे बीच में हैं, तो उनको भी हम सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। जी, माननीय कश्मीरी लाल जी से बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें हम सभी को मिला है, और कहीं ना कहीं हम सभी आत्मसात करेंगे। माननीय सुनील जी, हम सभी के जो कुलपति हैं, दीदी हैं, नीलिमा दीदी, उन सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हम सभी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। किसी एक विषय को अगर हम अपने ध्यान में डालेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आ जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय कश्मीरी लाल जी ने स्वावलंबी भारत अभियान की बात किया, तो अभी स्वदेशी जागरण मंच ने एक बहुत बड़ा आगाज किया है कि आज के भारत में क्या है, सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश भारत है। और बोलते हैं ना, जिस संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर भारत के इतिहास को कोई अगर बदल सकता है या कुछ अच्छा कर सकता है तो युवाओं को, कहीं ना कहीं युवा जो आज के डेट में है वो रोजगार की तरफ भाग रहे हैं। मतलब ये, मुझे सरकारी नौकरी लेना है, मुझे प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करना चाहता, कोई बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता। जब तक आप बिजनेस करेंगे नहीं तो लोगों को रोजगार कैसे देंगे? तो उसी प्रकार से स्वदेशी जागरण मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान के रूप में एक बहुत बड़ा योजना बना करके, और उसमें कई सारे संगठन को लेकर के काम कर रहा है। तो हम सभी के साथ में आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन और भी कुछ विषय रखने के लिए भी बुलाऊंगा। जिस प्रकार से माननीय कश्मीरी लाल जी के बाद तो कुछ होता नहीं है, लेकिन तो भी जिस प्रकार से बोला कि अभी है तो, जो जर्नलिज्म के दुनिया से में है, तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी को। जी नमस्कार। माननीय, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी जी जी। माननीय कश्मीरी लाल जी, माननीय श्री सुनील जी,
नीलिमा जी और मनीष जी। मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कश्मीरी लाल जी के बाद तो कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। और पिछले 3 बार से मैं जब भी कश्मीरी लाल जी को सुना हूं, विषय परिदृश्य हमेशा अलग रहा है, सूचनाएं बिल्कुल अलग रही हैं, और सुनने के लिए आपको बहुत कुछ रहा है। जब भी सुनते हैं, सुन करके आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस में लेकर के आने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसे ही लोगों ने इतिहास बनाया है। माननीय 106वीं जो हम वर्षगांठ मना रहे हैं माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, शायद उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे ही कृत्य किए थे। जब पढ़ते हैं हम, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो यही दिखाई देता है कि ऐसी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटीज इतने कम समय में इतिहास बना करके चली जाती हैं। शायद शंकराचार्य ने किया था या कुछ ऐसे लोगों ने किया था। एज ए सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइंस में हम देखते हैं तो सोशियोलॉजी में उनके वो इनपुट हमें दिखाई देते हैं जिनके विरोध में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपना सोशियोलॉजी का नैरेटिव बनाया। कैसे कास्ट एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी का फैक्टर हो गया। जिस देश में कास्ट जैसी व्यवस्था नहीं थी, एक वर्ण की व्यवस्था थी, एक ऐसी व्यवसाय की व्यवस्था थी, पूरा ऐसा लगता है कि केंद्र में भारतीय संस्कृति को रख करके लोगों ने ऐसी स्टोरी जनरेट की, ऐसे सिद्धांत बनाने की कोशिश किए, और वो सिद्धांत अब धीरे धीरे धाराशायी होने लगे हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम सांस्कृतिक एकात्मवाद, एकात्म मानव दर्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे मसले पर माननीय सुनील जी ने भी बात रखी है, कश्मीरी लाल जी ने। एक दो चार बातें सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं, तो संक्षेप में कहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि अगर माननीय दीनदयाल जी राजनीति और समाज सेवा में नहीं गए होते तो पत्रकारिता की दुनिया में ही रहे होते हैं। ऐसा कहते हैं, कई लोगों ने ये बात उठाई है। तो मैं दो शब्द इसमें कहूंगा कि जिन दो राष्ट्रीय विचारधाराओं की मुहिम चलाने वाले पत्रकार, विदेशी पत्रकारिता और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तोड़ने वाले पत्रकारिता के जो दो संबल हैं, एक शुरुआती दौर में राष्ट्र धर्म था और उसके बाद पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर बने। आज पांचजन्य भी 75 साल पूरा कर रहा है। ये सारी चीजें उन्होंने खुद की, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे फिल्म बनाता है, एक आदमी फिल्म बनाता है, वैसे ही एक समय था कि वो अकेले ही पांचजन्य का सब कुछ मशीन मैन और क्या क्या करते थे। ये चीजें असाधारण हैं। ये इतिहास बनाना एक छोटा शब्द हो सकता है, ये मुझे लगता है युग परिवर्तन की बात करते हैं कि युग दृष्टा है। उनको पॉलिटिक्स में उनके योगदान को हम आज जैसे देखना चाहे देखें, लेकिन जो हमें दिखाई देता है शायद भारत की राजनीति में अब वो दिखने लगा है, जिसकी हमें कमी महसूस हो रही थी। जो अभी अंत्योदय की बात हो रही थी, पिछले कई वर्षों से पावर्टी पर तमाम सारे डेटा आते थे, लेकिन जिस तरह से पावर्टी को टैकल करने का, स्किल ट्रेनिंग का मसला अब की सरकार ने उठाया है, सुनील जी कह रहे थे कि बहुत सारी हमारे कार्यक्रम इसी दिशा में चल रहे हैं। बहुत साल पहले हम लोग को बताया गया था कि दुनिया में स्किल गैप है, 6-6.5 करोड़ लोगों की जरूरत है, लेकिन कोई मेजर स्किल इनिशिएटिव नहीं लिए गए। आज दीनदयाल जी के ही नाम से कौशल विकास का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे देश में तकरीबन हर साल 2 लाख 3 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनको वो सुविधाएं दी जा रही हैं कि वो, जो मनीष जी कह रहे थे ना कि रोजगार देने की स्थिति में आए, तो रोजगार देने की स्थिति में भी लोगों को तैयार किया जा रहा है। और ऐसे प्रयोग जो छोटे छोटे लोग कर रहे थे, उनका भी अब धीरे धीरे समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका एकीकरण हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। वरना हम ये देखकर मान करके चलते थे कि देश में दो चीजें हैं, एक सरकार है और एक सरकार से परे लोग हैं। सरकार के परे लोगों के ऊपर सरकार का एक नियंत्रण होता है। सरकार उनको कानून में बांधने के, उनके कानून को तोड़ने से रोकती है। कानून का समर्थन देश ने लोगों से लेना शुरू कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और मुझे लगता है कि माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जो संदेश थे, जो विचार थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो अब धीरे धीरे हमें रिफ्लेक्ट होती यार दिख रही है। और ये
हमें कुछ कहना नहीं था, खाली बस ये था कि कश्मीरी लाल जी ने कहा था कि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो कुछ कहेंगे, तो मैंने, वरना हम धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कुछ कहने वाले नहीं थे। लेकिन अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं मनीष जी का पहले आभार करता हूं, क्योंकि मनीष जी 269 मुझे पता चला है, कम से कम माननीय कश्मीरी लाल जी और सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं कहीं भी रहता हूं तो जुड़ता हूं। कम से कम 50 कार्यक्रमों में मैं जुड़ा हूं, थोड़ा समय हो ज्यादा समय, क्योंकि मुझे ये बड़ा हर्ष होता है कि कोई व्यक्ति इतना डेडिकेशन से एक एजेंडा पर लगातार, जिसका टेंजिबल रिजल्ट रोज न दिखे, उस पर काम कर सकता है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आपको मुबारक धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, चलाते रहें। अब आपको अपनी बात मैं यही समाप्त करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप करिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी, रीमा गुप्ता, कुलपति सागर कौर सिंह विश्वविद्यालय, झारखंड के सांसद, लोकसभा सांसद चतरा से सुनील सिंह जी और माननीय कश्मीरी लाल जी का जिस प्रकार से उद्बोधन मिला है, तो हम देखें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस प्रकार से विषय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया, श्री भाऊराव देवरस से प्रेरणा लेकर सन 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने वाले के बाद में जो पांचजन्य था, वो पांचजन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन यहाँ से हुआ। प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देना ये काम था। तो हम सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाशन आज तक चल रहे थे। पंचजन्य दिल्ली से, तो स्वदेश और राष्ट्रधर्म लखनऊ से प्रकाशित होते थे। स्वदेश का नाम अब बदलकर तरुण भारत कर दिया। लेखन के क्षेत्र में बहुत सारा काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे साहित्यकार और लेखक भी थे। 1946 में जब संघ से जुड़े, किशोरों तक अपनी विचारधारा सरल शब्दों में पहुंचाने की बात आई, तो पंडित जी ने बिना किसी से कुछ कहे रात भर जाकर चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त के केंद्र में रखकर सम्राट चंद्रगुप्त नाम से एक उपन्यास लिख डाला। तो हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से हर चीजों में कुशल थे। बहुत सारे पुस्तक लिखे, अखंड भारत की और राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा, भारत अर्थनीति का मूल्यन, बहुत सारे राजनीतिक में जो पदार्पण है वो भी बहुत अद्भुत तरीके से किया। अपने जीवन में सफलता की अनेक सीढ़ियां चढ़ने के बाद पंडित जी ने स्वयं को पूर्ण से देश के प्रति अर्पित कर दिया। 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस को विश्वास में लेकर भारतीय जनसंघ, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 1952 में कानपुर में हुए पार्टी में पहले अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इस नवीन दल का महामंत्री निर्वाचित किया गया। तो हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से बोला उसने कोटेशन में, यदि मुझे ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं देश का राजनीतिक नक्शा बदल दूंगा। इस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था। तो जन सेवा में समर्पित जीवन अपना, जिस प्रकार से पंडित जी राष्ट्र निर्माण और जन सेवा में इतने लीन हो गए थे, उनका व्यक्तित्व जीवन नहीं रहा, बाकी का जीवन आरएसएस और जनसंघ को मजबूत करने में लग गया। जो दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को और उन्हें बिल्कुल अलग साबित करते हैं। उनकी अवधारणा और चिंता का विषय था कि लंबे वर्षों की गुलामी के पश्चात कहीं पश्चिमी विचारधारा भारतीय संस्कृति पर हावी ना हो जाए। इसके लिए जो यहाँ का युवा है वो राष्ट्र की सेवा में लगे। एकात्म मानववाद का जिस प्रकार दिया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति विकसित हो और एक ऐसा मानव धर्म उत्पन्न हो जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो। पंडित जी के शब्दों का एकात्म मानववाद का सार जो है कुछ इस तरह है कि जो पंक्ति है, पिछली पंक्ति तक जो सबसे नीचे की जो व्यक्ति जो है उनका भी विकास होना चाहिए। वो सभी हम कहीं ना कहीं श्रमिक, और ये जो एक अवधारणा थी कि बड़े लोग जो हैं वो बाबू बन के बैठे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक कोटेशन दिया कि हम सभी जो है श्रमिक है और राष्ट्र का जो उद्धार है वो इसी तरीके से होगा जब तक हम श्रम करेंगे। तो जिस प्रकार से आप सभी लोगों का ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम सभी को मिला, आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, युवाओं को प्रेरणा स्रोत और सांसद चतरा से झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सुनील सिंह जी, और हम सभी के मार्गदर्शक प्रेरणादायक गार्जियन माननीय कश्मीरी लाल जी ने जिस प्रकार से अद्भुत व्याख्यान दिया है, और हम सभी कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अपने जीवन में कुछ न कुछ हम जरूर प्रयास करें, छोटी से छोटी चीजों को अपने अंदर डालेंगे
तो हम जरूर जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सभी का और इस कार्यक्रम में जो भी बंधु भगिनी जुड़े, आप सभी का भी धन्यवाद है। आप सभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे, आप सभी का धन्यवाद।